नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और 14 मई सॉरी 14 मई के लिए जो हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं की जो क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर्स की, उसमें आज लेक्चर 20 है चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व का तीसरा जो है अपना लेक्चर है, तीसरा पार्ट है। देखिए, आज बहुत ज़्यादा सच पूछे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये लेक्चर, लेकिन फिर भी एक बार अभी समय है, एक बार सरसरी निगाहों से इसको देखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बना दें। एक दो प्रश्न इसमें, तीन प्रश्न, दो तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन फिर भी आपको देखते रहना है, क्योंकि हम और आप नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आसपास की घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको ध्यान में रखना यही आपका और हमारा कार्य है। और मैं आपको ये कार्य कर कर पढ़ा रहा हूं और आपको ये कार्य कर कर पढ़ना है, और एग्जाम में आ जाए तो उसको हिट कर देना है, आपको सॉल्व करना है इस प्रश्न को। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी हाल ही में एक चर्चा, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शनल हट गया कि नहीं हट गया यूपीपीसीएस में, और हट गया तो कितना बेनिफिशियल होगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी और है कि आरओ की एग्जाम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यूपीपीसीएस को तो मद्देनजर रखिए आरओ को भी मद्देनजर रखिए, अपने दिमाग में रखिए जरूर, ठीक है। क्योंकि आरओ का एग्जाम जल्दी से आ जाएगा तो आपको बैक टू बैक 2 पेपर देने को मिलेंगे। आरओ का एग्जाम देने को मिलेगा और आपको पीसीएस का और संभवतः यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आरओ का एग्जाम, देखिए लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि इसका एग्जाम मई के बाद ही होगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम, पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम और पीसीएस के मेंस एग्जाम के बीच में जो 4 महीने के गैप है, उसी में से ये लोग मेंस का ये प्रीलिम्स करवा लेंगे, किसका, आरओ का। तो आप तैयारी एक ही करिए, लेकिन आपको फायदे दो, एक तीर से 2 निशाने लगेंगे, ठीक। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आगे का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी इस पर हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे कि आपको आरओ की तैयारी और यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। चलिए, चर्चित व्यक्तित्व में हमने बताया ही था कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या आना है इसमें बस एक चीज पूछी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति का निधन हो गया तो वो किस क्षेत्र से जुड़ा रहा, एक इस तरह का प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न कैसा बनता है कि यदि कोई किसी प्रतिष्ठित संस्थान का अध्यक्ष चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया, या फिर कोई राजनयिक भारत की यात्रा में रहा, या फिर कोई भारत से बाहर कहीं यात्रा पर गया। ऐसे 3-4 तरीके के प्रश्न आते हैं और इन्हीं को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आज ये तीसरा है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स का वीडियो होगा, वो प्रॉपर डेडिकेटेड होगा पीसीएस के लिए, क्योंकि वहां से हमारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और तमाम तरीके की घटनाएं जो कि पूरी तरीके से पीसीएस के लिए डिजाइन होती हैं, वो हम लोग अगले वीडियो से हम लोग करेंगे। आज तक का जो वीडियो रहा है लेक्चर 20 तक का, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस आरओ के लिए और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या फिर किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा उसके लिए होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं तेमसुला लाओ। तेमसुला आओ, ये तेमसुला आओ क्या है, कौन है, कौन थी ये? तेमसुला आओ अंग्रेजी भाषा की कवयित्री थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाएगा कि तेमसुला आओ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस भाषा की कवयित्री थी, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए अंग्रेजी भाषा की कवयित्री थी, आंसर होना चाहिए। या फिर दूसरी तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेमसुला आओ जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो कवियत्री थी, ठीक है ना, कवियत्री थी, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं शेखर जोशी जी की। शेखर जोशी जी भी इसी तरह से प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेकिन वो किस विषय से संबंधित थे, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे शेखर जोशी जी, ठीक। आगे बात करते हैं विवेक लाल कौन है। विवेक लाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। जो बाइडेन ने इनको सम्मानित किया है, जो बाइडेन, अमेरिकी जो बाइडेन ने इनको सम्मानित किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज ही नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, अनीश दयाल का क्यों नाम याद करेंगे। आईटीबीपी जो भारतीय तिब्बतियन सीमा पुलिस होती है, उसके नए महानिदेशक चुने गए हैं अनीश दयाल,
ठीक है, ये छोटे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी तक के लिए आप देख सकते हैं इसको। अगला है सुनील तुलसी तांती, इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में देखिए 2 ही 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट इसमें है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। तुलसी तांती क्यों नाम याद रखेंगे? ये भारत के विंडमैन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? भारत के विंडमैन। ये मतलब क्या हुआ, इनको भारत, अगर किसी का कोई नाम रखा गया, ठीक है ना, तो किसी ना किसी कारण से रखा जाएगा। जैसे आप लोग बचपन में शरारत में किसी का नाम कल्लू रख देते थे, तो कल्लू क्या ना, कल्लू, लंबू ऐसे नाम रखते थे ना, तो कल्लू क्यों रखते थे? उसका रंग काला होता था, इसलिए कल्लू नाम रख देते थे। हैं, किसी का कद लंबा हो गया तो उसको लंबू नाम रख दिए, छोटू नाम रख देते थे, कद छोटा हुआ। तो ऐसे ही इनका नाम क्या रखा गया? भारत के विंडमैन रखा गया। विंडमैन का मतलब क्या हुआ? ये रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी, जैसे सौर ऊर्जा, इसका जो हमारे देश में, हमारे मतलब देश में क्या, हमारे भौगोलिक क्षेत्र में हवाएं चलती हैं, तो हवाओं का प्रयोग करके ऊर्जा मतलब बिजली का जनरेट करते हैं। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है सुजलान एनर्जी ग्रुप। कौन सी? सुजलान एनर्जी ग्रुप। देखे होंगे कभी, चले जा रहे होंगे ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में चले जा रहे होंगे, तो ट्रेन से देखेंगे दूर दूर बहुत बड़े बड़े पहिए टाइप, चरखे टाइप के लगे होते हैं। आपको समझ में नहीं आता होगा आखिर ये लगे क्यों हैं। देखिए ऐसे लगे होते हैं, जब इस पर हवा पड़ती है ना, तो हवा इसको, छेपड़ी को, पहिए को, मतलब इसको टरबाइन को घुमाती है, और इससे क्या होती है? इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, यानी बिजली पैदा होती है। और ये एक खास कंपनी कार्य कर रही थी जिसका नाम था सुजलान एनर्जी ग्रुप। क्या नाम है? सुजलान एनर्जी ग्रुप। इससे संबंधित है तुलसी तांती, ठीक है ना, तुलसी तांती। अगली बात करते हैं वेंकट मणि। आर वेंकट मणि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में। आर वेंकट मणि, इनको भी याद रखिएगा। आर वेंकट मणि भारत के नए महाधिवक्ता, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। भारत के नए महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल बने हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है ये आपको हम पढ़ाएंगे संविधान में, लेकिन यहां भी जान लीजिए कि भारत के नए महाधिवक्ता जो बने हैं अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि, ये 3 वर्ष के लिए बने हैं, 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं, और के वेणुगोपाल के स्थान पर ये आए हैं। कौन है? के वेणुगोपाल के स्थान पर आए हैं। अगली बात करते हैं अनिल चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनिल चौहान दूसरे सीडीएस बने हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहले सीडीएस कौन थे, ठीक है ना, सबको पता है ये प्रश्न, कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत चर्चित व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो अनिल चौहान दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब क्या होता है? आप लोग पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है? भारत में 3 सेनाएं होती हैं, जल, थल और वायुसेना। अब मान लो भारत के ऊपर आक्रमण हो गया, समझो, थोड़ी छोटी सी बात समझो, भारत के ऊपर आक्रमण हो गया कभी, मतलब देखो इन सब चीजों को जानना चाहिए। ये एग्जाम में नहीं आएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते क्या हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि आखिर ये होते क्या है, तभी आपके दिमाग में अनिल चौहान जी का नाम बैठा रहेगा। ये होते क्या है? जैसे भारत की 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना। अब मान लो भारत के ऊपर आक्रमण हो गया और जल सेना, थल सेना और वायुसेना नहीं बन रही है। थल सेना कह रही है तुम लड़ने जाओ, वायुसेना कह रही है तुम लड़ने जाओ, तो क्या कभी भारत जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा ना। थल सेना और जल सेना, वायुसेना की वर्चस्व की लड़ाई में भारत हार जाएगा। तो ऐसा ना हो पाए, इसके लिए तीनों सेनाओं के एक प्रमुख, राष्ट्रपति की बात हम नहीं कर रहे हैं, उससे नीचे, जो कि तीनों सेनाओं में सामंजस्य स्थापित करता है, उसके लिए एक नया पद बनाया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। ऐसा नहीं वायुसेना के देखते जल सेना, थल सेना अकेले लड़ने जाएंगे तो तीनों जाएंगे, और इसके भी जो सामंजस्य कौन बैठाएगा? अब अनिल चौहान जी बैठाएंगे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं वोल्कर टूर्क कौन है? यूएन मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त बने हैं। यूएन मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त बने हैं। ये यूएन मानवाधिकार क्या होता है? जैसे आप हो, हैं, आपको राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता संबंधी अधिकार मिले हैं, नागरिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार मिले हैं, ठीक है ना। आप जा सकते हैं किसी भी देश में, स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं, ऐसे कई सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि यूएन मानवाधिकार की बात करें, जो लोग शरणार्थी होते हैं ना, शरणार्थी सेटल्ड पर्सन होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण की रक्षा, जैसे बांग्लादेश के शरणार्थी भारत घुस आए,
तो ऐसा नहीं कि मारपीट के भगा दोगे कि नृशंस हत्या कर दी जाएगी उनकी, ऐसा नहीं है। उनकी रक्षा कौन करेगा? यूएन मानवाधिकार, उनके मानवाधिकारों की रक्षा कौन करेगा? यूएन मानवाधिकार। उनको सही तरीके से उनके देश वापस ले जाने का कार्य किसके पास है? इनके पास है, ठीक है ना। कभी कभी ये शिथिल पड़ जाता है, जैसे अफगानिस्तान में भी घटनाएं हुई, देखो कितनी हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं, तो वहां पर कभी कभी प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये मानवाधिकार आयोग कहाँ है, ये यूएन मानवाधिकार आयोग कहाँ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका होना जरूरी है, ताकि आपके और हमारे अधिकारों की रक्षा होती रहे। कभी भगवान न करे कि किसी भी देश में अफगानिस्तान जैसी स्थितियां पैदा हो जाएं, ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है यूएन मानवाधिकार का। तो यूएन मानवाधिकार के नया उच्चायुक्त कौन बने हैं? वोल्कर टूर्क बने हैं। कौन? वोल्कर टूर्क, ठीक। देखे होंगे दोस्तों, बहुत उस समय इतनी इतनी ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही थी। एक छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप चार दीवारी के इधर थे और छोटे बच्चे को जो है ट्रांसफर कर दिया गया था दीवार के उधर उस साइड पे। अब बताइए वो बच्चा उस भीड़ में गुम हो गया, ना उसके माँ बाप का पता, ना वो बता पाएगा और ना माँ बाप उसको, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी। तो हमारे मानवाधिकार का होना बहुत जरूरी है, और उस मानवाधिकार के लिए वोल्कर टूर्क का भी होना जरूरी हो गया है। अगली बात करते हैं, राजीव बहल जी की बात करते हैं। ICAMR जिसको बोलते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICMAR, ठीक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। वहां अध्यक्ष नहीं होता, महानिदेशक होते हैं। राजीव बहल जी बने हैं। कौन? राजीव बहल जी बने हैं। अगली बात करते हैं हिलेरी मिंटल की। मिंटल मतलब वाला मिंटल नहीं जो अपने यहाँ सब लोग एक दूसरे को मिंटल एक कहते हैं ना कि चिढ़ाने के लिए कह देते हैं मिंटल। इनका नाम है हिलेरी मिंटल, और हिलेरी मिंटल जो है लेखिका रही हैं, और इनका निधन हुआ है हाल ही में। और इनको याद रखना आपको है कि पूछा जाएगा हिलेरी मिंटल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित रही हैं? तो वह लेखिका रही हैं, ठीक है ना। अगली बात करते हैं वैनेशा नकाटे। वैनेशा नकाटे क्या हैं? यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत नियुक्त हुई हैं। वैनेशा नकाटे का है कि यूनिसेफ की, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न याद रखिएगा, वैनेशा नकाटे का नाम ना भूलिएगा, नहीं आपकी नाक कट जाएगी इस एग्जाम में। वैनेशा नकाटे जो है यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत नियुक्त हुई हैं। अब आप कहेंगे कि यूनिसेफ क्या होता है? जैसे देखे होंगे कभी कभी होटल गए होंगे, तो होटल में बच्चों को देखते होंगे खाना सर्व करते हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लेट उठा रहे हैं, कप उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चे क्या मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? यूनिसेफ करता है, ठीक है ना। उनके अधिकारों की रक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, इन सब के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ करता है, ठीक है ना। तो उसकी यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत कौन नियुक्त हुई है? वैनेशा नकाटे नियुक्त हुई हैं। अगली बात करते हैं कि फ्रांस का एक पुरस्कार है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। कौन से देश का? ये भी पूछा जा सकता, कोर्ट में पूछा जा सकता है कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस से संबंधित है, जो कि किसे मिला है, ठीक है ना। किसको मिला है? स्वाति पीरामल को। किसको मिला है? स्वाति पीरामल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी। स्वाति पीरामल का नाम फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। अगली बात करते हैं कसाबा कारोसी की। कसाबा कारोसी, और इन सारे प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कसाबा कारोसी का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष बने हैं, और ये हंगरी के हैं। कहाँ के? हंगरी के हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कसाबा कारोसी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस नंबर के अध्यक्ष बने हैं? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, 77वें अध्यक्ष बने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है। दूसरा, वो किस देश से संबंधित है, किस देश के राजनयिक हैं? हंगरी के राजनयिक हैं। और उन्होंने किसका स्थान लिया? अब्दुल्ला शाहिद का स्थान लिया। हमने आपसे पहले ही बताया था कि जब आप चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे, तो चर्चित व्यक्ति में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है उसको 360 डिग्री डायरेक्शन में पूछा जाता है पीसीएस में। बाकी तो ऐसे तुलसी तांती वाती का ऐसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन जब बात आएगी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पहले कौन थे, आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन है इस वक्त, आपसे ये भी पूछा जाएगा किस नंबर के हैं ये, आपसे ये भी पूछा जाए किस देश से संबंधित है। इस तरह के 3-4 प्रश्न आपसे घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, और आप एक सिंगल डायमेंशन में याद करके जाते हैं, तो आपके प्रश्न पत्र गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स का जो यूपी SSC पीटी और मेंस के लिए, और पीटी के लिए, मेंस के लिए नहीं, आरओ के लिए और यूपी PCS के लिए
एक श्रृंखला खत्म हुई आपकी आज, लेक्चर 20 में है। अब जिसको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी तक का तैयार करना हो केवल लेक्चर 20 तक देख लेगा, उसका काम चल जाएगा। लेकिन जिसको यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है, आगे लेक्चर 21 से फोकस केवल और केवल उन घटनाओं पर होगा जो आपके इन एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। तो इतना है, वन लाइनर आज आपका कंप्लीट हो गया। वन लाइनर का मतलब होता है जो सिंगल डायमेंशन में चलते हैं। अब आज के बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो मल्टी डायमेंशनल चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं कि पीसीएस और अन्य एग्जाम की जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। देखिए, पीसीएस के एग्जाम में और अन्य एग्जाम में, अन्य छोटे एग्जाम में क्या अंतर होता है, सब करंट अफेयर्स वही होती है, जीएस वही होती है। सब लोग फिर भी भ्रमित रहते हैं कि आखिर सर पीसीएस का पढ़ा रहे हैं कि वनडे एग्जाम का पढ़ा रहे हैं। हम आपको एक बार बताएं, पीसीएस और वनडे एग्जाम में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम के स्तर से, बस थोड़ा सा स्तर बढ़ा दिया। अब जैसे आपसे सीधा पूछ लिया कसाबा कारोसी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, आपका सीधा आंसर हो जाएगा कसाबा कारोसी। एक छोटा सा उदाहरण लेके बता रहे हैं पीसीएस और वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में क्या अंतर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, आपको सीधा चुन लिया गया कसाबा कारोसी, अगर आपको पता है बस खत्म हो गया, ये वनडे एग्जाम का प्रश्न बन गया। कसाबा कारोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए, किस देश संबंधित है, हंगरी से संबंधित है, बस खत्म। यहीं पे पीसीएस, यहीं पे छोटे एग्जाम का प्रश्न खत्म हो गया, यानी यूपी ट्रिपल एस सी प्रारंभिक स्तर की परीक्षा का प्रश्न खत्म हो गया। अब आपसे पीसीएस का कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, कूट में दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न में कूट दिया जाएगा। नंबर 1, कसाबा कारोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष बने। कूट नंबर 2, कसाबा कारोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वह जापान देश से संबंधित हैं। तीसरा, कसाबा कारोसी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उन्होंने अब्दुल्ला शाहिद का स्थान लिया है। 3, आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा 2 सही है, मतलब कूट नंबर 1 सही है, कूट नंबर 2 सही है, कूट नंबर 1 2 3 तीनों सही है, या केवल कूट नंबर 3 सही है। तो आपका कूट नंबर केवल 3 सही है, यानी पीसीएस इस तरह से प्रश्न पूछती है और यूपी ट्रिपल एस सी डायरेक्टली प्रश्न पूछती। बस इतना ही अंतर होता है दोस्तों, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो आप लोग ज्यादा दिमाग न लगाइए करंट अफेयर्स में सर कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, मेरा अनुभव प्रयोग करिए। क्योंकि आप, किसी ने कहा, किसने नहीं कहा मुझे ये याद नहीं, लेकिन किसी ने कहा है कि शायद चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि दूसरे के अनुभव का प्रयोग करके हमारे काम आसान हो जाएं तो उनके अनुभवों का प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि नए अनुभव बनाने में और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में, यानी उन्हें जो है अप्लाई करने में पूरी उम्र बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। यदि आपके माँ बाप अगर आपको अच्छी चीज न सिखाएं, ठीक है ना, तो आप पैदा होंगे, नई चीजें सीखेंगे और नई चीजें सीखते सीखते बस केवल वही चीजें सीखते रह जाएंगे जो कि आपको हंसना, रोना, गाना, खाना पीना ही सिखा पाएगी। आप अपने जिंदगी में जो करने आए वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें आपके माँ बाप सिखा देते हैं, माँ पिताजी आपके सिखा देते हैं कि किससे क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब प्राथमिक स्तर पर आपके परिवार में सिखा दिया जाता है। वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपको स्वयं लड़ना पड़ता है, और वो भी अगर कोई अनुभव दे रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपको अनुभव कैसे प्राप्त हो, इस एग्जाम के लिए आपको अनुभव क्यों जरूरी है कि आप स्वयं 5-7 साल बर्बाद करें। अरे हमने बर्बाद कर दिए ना, तो हमारे अनुभव का प्रयोग करिए और आप 1 साल 2 साल में निकाल लीजिए, कौन सी दिक्कत है। लेकिन हमें समस्या इस चीज से नहीं है, हमें समस्या लोग फोन करते हैं कमेंट में, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जवाब दूं उनका, लेकिन फिर भी यहाँ पे सार्वजनिक मंच से ये बात कह रहा हूं कि जब विश्वास नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप लोग पूछते हैं कि सर इतना तो पढ़ लिया है, इसके अलावा कोई बुक है क्या। अरे क्या जरूरत पड़ी है यार बुक खरीदने की, जब मैं इतना बता रहा हूं तो आपको कुछ भी नहीं जरूरत है इसके लिए। इसके बाद मेरे ऊपर विश्वास करिए, स्वयं एग्जाम निकला हुआ तभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे अनुभव का प्रयोग करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट्स इनफ, वो इनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए, अब आपकी एक तरफ से हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चैनल में व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यदि अच्छा लगे और आपको अगर आगे तैयारी करनी है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।